प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन विष्णु का दिन है, श्री कृष्ण का दिन है। तो 15 मई 2025 को आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज की कड़ी में पूर्व से वीडियो देने के निरंतर क्रम में प्री हिस्ट्री के तहत स्टोन एज, कॉपर एज और प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली और वैदिक पीरियड को पढ़ाने के बाद हिस्टोरिकल हिस्ट्री में छठी शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ाने के बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद 16 महाजनपद। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत 16 महाजनपद को पढ़ाने के बाद आपको पता है कि यह जो 16 महाजनपद थे, इस 16 महाजनपद में कई शहर की उत्पत्ति हुई। उसमें सबसे ज्यादा गंगा घाटी क्षेत्र में जो लोहा का आविष्कार हुआ और भारत की जो सबसे प्राचीन सिक्का है आहत सिक्का, जो चांदी के बने होते थे, उसके कारण हमारे व्यापार और वाणिज्य में, ट्रेड में काफी प्रोग्रेस हुआ। और यही कारण है कि यह 16 महाजनपद के पास कोई अपनी प्रशासन नहीं थी, इसलिए अब आपस में प्रशासन यानी सत्ता के संघर्ष के लिए मगध, कौशल, अवंती और वत्स में झगड़ा हुआ कि सत्ता कहां से शुरू की जाए। तो उसमें सबसे ज्यादा मगध की उत्पत्ति हुई, मगध का उत्कर्ष हुआ और इसी मगध से भारत में सत्ता की शुरुआत हुई। तो अब वो कौन सा कारण है जिससे मगध की उत्पत्ति हुई? मगध। तो 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष। तो 16 महाजनपद में मगध ही क्यों? तो मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ और सत्ता मगध से ही शुरू क्यों हुई? तो उसके पीछे कई कारण हैं। उस कारण को मैं वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, 16 महाजनपद में मगध जो है, मगध के उत्तर में गंगा बह रहे हैं और मगध के दक्षिण में बिंद पर्वत है और मगध के पूर्व में चंपा नदी है और मगध के पश्चिम में सोन नदी है। तो यह जो मगध है, इसकी जो भौगोलिक वातावरण है, ये जो नदियां हैं आप देख रहे हैं, यह मध्य गंगा क्षेत्र में पड़ता था, जिसके कारण जो है यह जो जलोढ़ है वो काफी उपजाऊ जमीन थी, मगध में थी। गंगा और गंगा के द्वारा लाए गए बाढ़ ने इसको एक बहुत बड़ा उपजाऊ नवीन जलोढ़ मिट्टी को जन्म दे दिया मगध में, जिसके कारण दूसरा कारण यह बन रहा है कि इसी गंगा घाटी क्षेत्र में लोहा का आविष्कार हुआ। तो चूंकि उपजाऊ जमीन भी है और लोहा के फाल के कारण उत्पादन बेतहाशा बढ़ गए मगध में। तीसरा बिंदु है कि यह जो मगध की भौगोलिक वातावरण है, मगध में चारों ओर वन है और इस वन के द्वारा बहुत अच्छी स्थिति हुई। जो आसपास जो मकान बने उसमें दरवाजे और खिड़की इस वन से प्राप्त हो गए। चौथा बिंदु, इस मगध के जंगल में हाथी पर्याप्त मात्रा में थी। किसी भी 16 महाजनपद में हाथी नहीं के बराबर मिले हैं, लेकिन मगध की धरती पर हाथी प्रचुर मात्रा में। तो किसी भी सेना के लिए, राजा के लिए हाथी की सेना रखना उस समय एक बहुत बड़ी बात है। आगे के जो बिंदु है, मगध की धरती पर संसाधन प्रचुर मात्रा में थे और इतनी संसाधन प्रचुर मात्रा में थे जिसकी आर्थिक स्थिति उसकी काफी मजबूत थी। आगे जो है, मगध में कम्युनिकेशन, व्यापार और ट्रेड की प्रबल संभावना थी, क्योंकि चारों ओर से नदियां थी, जिसके कारण माल का आना और जाना ये काफी सुलभ हो गया मगध की धरती। अब बात आई कि जो मगध है, यह मगध 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, जो शत्रुओं को रक्षा का काम करता था। 5 पहाड़ी से घिरा हुआ मगध था और पटना, गया, शाहाबाद क्षेत्र ये मगध में पड़ते थे
और मगध की जो पहली राजधानी है वो ग्रीवज है, जिसको राजगीर कहते हैं। तो राजगीर से ही सत्ता की शुरुआत हुई। हर्यक वंश में बिंबिसार आए, अजातशत्रु आए, उदयन आए, तो इसी राजगीर से सत्ता की शुरुआत हुई। और जो मगध की दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्रा, जिसकी धरती से हम वीडियो बना रहे हैं, तो पाटलिपुत्रा के चारों ओर नदियां थी। गंगा, गंडक और सोन के संगम पर ये पाटलिपुत्र शहर को बसाया गया, और जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी जो मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है, उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है और राजगीर का भी महत्व बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर ये जितने भी, और दूसरी बात है कि मगध ऐसी जगह में कि कई शक्तिशाली राजा हुए, बिंबिसार हुए, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिलाया, अजातशत्रु भी है। तो अजातशत्रु जी जो है कौशल, वत्स को और वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया, महापद्रम जो है कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया। तो मगध के जो भी शासक हुए वो काफी साम्राज्यवादी हुए, और कई दूर दूर तक मगध का साम्राज्य फैलाने में यहाँ के शासक सफल हुए, यहाँ की जो डेस्टिनी है, यहाँ के वंश सफल हुए। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मगध ऐसा 16 महाजनपद दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ, फिर एक बात निश्चित है कि मगध के आसपास कुछ करीब में अवंती थी, तो अवंती को भी शिशुनाग ने जीतकर मगध की साम्राज्य को कई गुना बढ़ा दिया। तो निश्चित तौर पर मगध का जो उत्कर्ष है, और इसी मगध से भारत में, प्राचीन भारत के इतिहास में हर्यक वंश आए, जिसके तहत बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन को पढ़ना है। दूसरा वंश में शिशुनाग आए, शिशुनाग और कालाशोक को पढ़ना है। तीसरा में नंद वंश आए, महापद्मनम और नंद को पढ़ना है। चौथा में मौर्य वंश आए। तो यह विस्तार में वीडियो में मैं अगली कड़ी में बोलूंगा। तो आज मैं पढ़ाया मगध का उत्कर्ष, 16 महाजनपद में मगध ही क्यों, और मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, और मगध से सत्ता क्यों शुरुआत हुई, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। इस कारण में मैं वीडियो में, छोटे से वीडियो में प्रस्तुत किया हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वंश को शुरू करूंगा, हर्यक वंश, जिसकी शासनकाल 545 से लेकर 412 BC तक हर्यक वंश है। 412 से लेकर 345 तक शिशुनाग वंश है, और 344 से जो है 322 BC तक नंद वंश है, फिर मौर्य वंश। तो मैं खंड बाय खंड करके पूरी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हर्यक वंश को पढ़ाने जा रहा हूं। और आप वीडियो को बार बार देखिए, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का कोई ज्ञान नहीं है, रटने का कोई समाधान नहीं है, रट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मगध के उत्कर्ष को लेकर मैं छोटी सी वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। मुझे आशा है कि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए भी काफी कारगर होगा। और अब वीडियो को बार बार देखिए, चाहते कि लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को बहुत पसंद ही कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका लाभ भी मिल रहा है। इसके कारण मुझे आशा है कि हर एग्जाम को आप क्रैक करने में सफल होंगे। मेरी यही आशा आप लोगों के बीच है, क्योंकि आप ही मेरी पूंजी है। बच्चे अगर जीतते हैं जंग, तो उसमें सबसे ज्यादा टीचर की जीत होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।